जबकि सोनिया एक चक्कर उसी वृत्ताकार पथ पर, जैसे ये हमारा वृत्ताकार पथ है, तो इस वृत्ताकार पथ पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो इस पॉइंट से वो दोनों चली, इस पॉइंट से यहाँ पे सोनिया और यहीं पे रवि, दोनों इस पॉइंट से चलते हैं। तो जब सोनिया एक चक्कर अपना लगाएगी तो उसको 18 मिनट लगेंगे, और रवि एक चक्कर लगाएगा उसको 12 मिनट लगेंगे। तो सोनिया फिर से 36 मिनट बाद, 18 मिनट में एक चक्कर, फिर 18 मिनट में एक और उसका चक्कर हो जाएगा, तो टोटल 2 चक्कर 36 मिनट में उस स्थान पर पहुंच जाएगी। जबकि रवि वहां पे एक चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, फिर 2 चक्कर 24 मिनट में, फिर एक तीसरा चक्कर और लगाएगा तो जाके 36 मिनट में। तो रवि 3 चक्कर लगा के 36 मिनट में उस स्थान पर पहुंचेगा, सोनिया 2 चक्कर लगा के 36 मिनट में उस स्थान पर पहुंचेगी। तो बात समझ में आ गई। मतलब ये कि सोनिया को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में सोनिया को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, जबकि रवि को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। सोनिया को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, और रवि को एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो दोनों का एलसीएम ले लें, अगर हम 18 और 12 दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि पुनः वो उसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 18 मिनट 12 मिनट, दोनों का एलसीएम लोगे तो 18 मिनट, इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6 3 जा 18, और 12 मिनट को 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के हिसाब से दोनों में से जो बड़ी पावर हो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की बड़ी पावर क्या है 2, तो एलसीएम इसका आएगा 2 की पावर 2 गुणा, फिर 3 की पावर में जो बड़ी पावर है, तो दोनों में से वही पावर उठाते हैं जो बड़ी हो। तो 3 की पावर बड़ी है तो 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, और 3 की पावर 2 9, तो आंसर आ जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद पुनः रवि और सोनिया उसी पॉइंट पे उसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। सवाल इस तरीके से है, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर जो n है का मान 0 या 5 पर समाप्त हो सकता है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या आप n लोगे तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 5 एन डॉट डॉट, इसी तरीके से। तो n बराबर हम क्या ले सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट।
तो हमें ये दिखाना है कि 12 की पावर n यानी n का कोई भी धनात्मक मान लें, n की कोई भी मतलब ऐसी वैल्यू लें जो प्राकृतिक संख्या हो, तो क्या वो कभी 0 पर या 5 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कि या तो उसका इकाई का अंक 0 आ जाए या उसका इकाई का अंक 5 आ जाए, तो ऐसा कभी हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, n बराबर 1 रख के देखेंगे, n बराबर 2 रख के देखेंगे, n बराबर 3, n डॉट डॉट इसी तरीके से रख के देखते हैं। तो कुछ मान रख के देखो, तो n बराबर जब आप 1 रखोगे तो 12 की पावर n यानी कि 12 की पावर n, और n की जगह लिखोगे 1 तो 12 की पावर 1 यानी ये कितना आएगा 12, जो कि 0 पर या 5 पर तो खत्म नहीं हो रहा है, ये तो 2 पर खत्म हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम n बराबर 2 रख के देखें तो 12 की पावर n, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 की पावर n की जगह लिखेंगे 2 तो ये आ जाएगा 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 गुणा 12, तो 12 12 144। तो इसका जो इकाई का अंक आया वो कितना आया 4। इसी प्रकार अगर n बराबर हम 3 रख के देखें तो 12 की पावर n यानी n की जगह पे लिखना है 3, तो 12 और n की जगह पे 3, तो 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 मतलब 12 का घन, तो 12 गुणा 12 गुणा 12, जब इनका सबका गुणा आपस में करोगे तो कितना आएगा 1728, 1728 आएगा। तो यहाँ से एक बात आपने देखी कि n बराबर जब हमने 1 रखा तो इकाई का अंक 2 आया, n बराबर जब हमने 2 रखा तो इकाई का अंक 4 आया, n बराबर जब हमने 3 रखा तो इकाई का अंक 8 आया। जब n बराबर आप 4 रखोगे तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें फिर से 12 का गुणा होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा। तो समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। तो सवाल इस तरीके से है कि निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करना है निम्नतम भाज्य संख्या का, निम्नतम अभाज्य संख्या का। तो निम्नतम भाज्य संख्या, अच्छा भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। भाई भाज्य संख्या वो संख्या होगी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मोर देन 2 फैक्टर। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होगी जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 और 2 ही गुणनखंड हो। तो भाज्य संख्या, जैसे मैं आपको समझाने के लिए 12 ले लेता हूँ, तो तरीका ये होता है कि इधर मैं गिनती बढ़ाता चला जाऊँ, 1 गुणा 12 कितना आएगा 12 आएगा। फिर इधर गिनती बढ़ाऊंगा 2, तो 2 का कितने में गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 6। तो इधर गिनती बढ़ाएंगे 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, ये 12 चाहिए। फिर 3 गुणा 4, फिर 4, 4 तिया 12, तो जैसे ही 4 तिया 3 गुणा 4 और 4 तिया 12 दोनों एक ही बात है, तो इसको नहीं लेंगे। तो इसके 12 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 1 2 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 12 ये आ जाएंगे। तो ये तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, यानी कि 12 कैसी संख्या है, अभाज्य, 12 भाज्य संख्या है।
अब अभाज्य संख्या के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते ले लेते हैं 11। तो 11 जब आप लोगे तो 1 गुणा 11, फिर 2 की टेबल में तो 11 आएगा ही नहीं, तो 2 गुणा यहाँ पे लिखेंगे कुछ, तो यहाँ पे 2 की टेबल में 11 आएगा नहीं। यहाँ पे दोनों हमें नंबर चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चाहिए दोनों, तो 2 गुणा कुछ करेंगे तो 11 आएगा नहीं, फिर 3 गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे, फिर 11 गुणा 1 करेंगे तब जाके कहीं मिलेगा 11। तो मैंने ये कहा जैसे ही 1 गुणा 11 या 11 गुणा 1 यानी पलट के आ जाए तो वो नहीं लेना है। तो अब लेना क्या है, 1 लेना है और 11 लेना है, 1 लेना है और 11 लेना है। तो इसके केवल और केवल 2 फैक्टर आए। तो 11 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में एक तो उसका गुणनखंड 1 होगा और एक संख्या स्वयं होगी। जैसे 11 का फैक्टर किया, 11 के गुणनखंड किए, तो एक तो उसका गुणनखंड कितना आया, 1, और एक संख्या खुद आई है। तो अभाज्य संख्या के लिए इतनी बात याद रखना कि एक तो संख्या स्वयं आएगी और एक उसका गुणनखंड 1 होगा, यानी केवल और केवल 2 गुणनखंड यही होंगे, तो वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अब आते हैं अपने सवाल पे। तो निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम मतलब सबसे छोटी, और भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो एक तो भाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि एक के अगर आप गुणनखंड करने जाओगे ना तो एक के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 1, तो फिर उसके बाद आगे तो आएगा ही नहीं कहीं। फिर उसको आप जब लिखोगे इसको तो 1, 1, तो दोनों एक ही नंबर है तो एक बार ही लोगे, दोनों एक ही नंबर है तो एक बार ही लोगे। तो इस एक का तो केवल एक ही गुणनखंड आता है, इस एक का एक ही गुणनखंड आता है, इसीलिए ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये भाज्य संख्या की श्रेणी में भी नहीं आता है। अगर 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड आते तो हम कहते कि भाज्य है, अगर 2 ही आते तो हम कहते अभाज्य है, लेकिन ना तो इसके 2 से ज्यादा आते हैं ना केवल 2 आते हैं, इसीलिए ये एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। उसके बाद 2, तो 2 के गुणनखंड जब आप करने जाओगे तो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, उसके बाद में 2 गुणा 1 आ जाएगा, तो ये नहीं लेना है। इधर गिनती बढ़ाते हुए चलते हैं और ये वाला नंबर हमें चाहिए जिसकी हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो 1 गुणा 2, 2 आया, फिर 2 गुणा 1 आया तो 2, लेकिन ये वाला फिर पलट के लिख गया, तो इसको नहीं लेना है। तो लेना क्या क्या, 1 और 2, तो गुणनखंड इसके कितने आए, 2, यानी इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड आए, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये मुझे चाहिए निम्नतम भाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 2 तो अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद 3, 3 तो अभाज्य संख्या है, 3 के तो 2 ही गुणनखंड आएंगे, 1 और 3। उसके बाद 4, तो 4 जब आप लोगे तो 1 गुणा 4 और 2 गुणा 2, फिर उसके बाद 3 में आएगा नहीं, फिर 4 गुणा 1 लिखोगे तो पलट के आ जाएगा, 1 गुणा 4, 4 गुणा 1 पलट के आ जाएगा, तो ये नहीं लेना है। लेना क्या क्या है, तो 4 के कौन कौन से गुणनखंड, 1, 2, और 2 2 बार आया है तो एक बार ही लेना है, और 4, तो 4 के जो हमने गुणनखंड किए तो वो कौन कौन से आए, 1, 2, 4, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड आए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें क्या मिली, 4। तो निम्नतम इसी तरह निम्नतम अभाज्य संख्या कितनी आ गई, 4। इसी तरीके से निम्नतम अभाज्य संख्या, तो निम्नतम अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभी बताया कि निम्नतम अभाज्य संख्या जो होगी वो होगी 2, क्योंकि 2 के केवल और केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 2। तो निम्नतम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यही और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही है। तो इसका माशा 4 और 2 का माशा निकालना है, यानी HCF ऑफ 4, 2। तो 4, 2 इसका HCF जब आप निकालोगे तो 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 और 2 का 2 गुणा 1, तो कॉमन जो आ जाएगा यही पार्ट हमारा क्या होगा, HCF। तो HCF इज इक्वल टू 2। तो निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का HCF 2 होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का मासा ज्ञात कीजिए। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये हमारे गणितज्ञ हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्होंने ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय दी थी। इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता था। अब बात को समझिए कि इन्होंने कहा क्या था इसमें। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में इन्होंने ये कहा कि जब हम किसी भी संख्या का लासा व मासा ज्ञात करते हैं, जब हम किसी भी संख्या का लासा और मासा ज्ञात करते हैं, तो लासा के लिए हम बड़ी पावर को लेके चलते हैं और मासा के लिए छोटी पावर को लेके चलते हैं, लेकिन मासा के लिए छोटी पावर लेके चलते हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन हो। तो बात को देखो, आइए समझते हैं। जैसे 120 हमने लिया, तो इसके पहले तो अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब 2 6 या 12, ये आ जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से 30 बार, फिर 2 से ये आ जाएगा 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 1 बार। तो 120 के गुणनखंड लिख लो। तो 120 के गुणनखंड क्या क्या आए? तो 2 की पावर देखो, 1 2 3, 3 बार आए हैं, तो 2 की पावर 3 गुणा, फिर उसके बाद 1 बार 3, उसके बाद 5, इस तरीके से। उसके बाद में 144 के गुणनखंड कर लो। तो 144 के गुणनखंड जब आप करोगे, तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे, तो 2 से काटोगे जब, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में से 6 चला गया, 1 बचा, वो यहाँ आ जाएगा आगे, कितना हो जाएगा 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, 1 आ गया, 16 हो गया। तो 2 रूट 16, फिर 2 से काटोगे, 2 निम 18, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 2 कितनी बार आया है? 2 1 2 3 4 बार आया है। तो 144 के जब आप गुणनखंड लिखोगे, तो लिखोगे 2 की पावर 4 गुणा, फिर उसके बाद 3 कितनी बार आया? 3 आया है 2 बार, तो 3 की पावर 2। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये कहा कि जब आप लासा निकालोगे, तो लासा निकालने में आपको बड़ी पावर लेनी है, और ये भी नहीं कि कॉमन हो, बड़ी पावर लेनी है जो दोनों में हो, दोनों में हो। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो बड़ी पावर कौन सी है इसमें? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में 2 की पावर 4। उसके बाद 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो बड़ी घात कौन सी है? 3 की पावर 2, तो 3 की घात 2। और यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 5 की कोई पावर नहीं है, तो 5 की पावर 0 मान लो। तो 5 की पावर यहाँ पे 0, 5 की पावर 0 का मान 1, तो यहाँ पे 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 1, तो दोनों में बड़ी कौन? तो यहाँ पे कौन सी बड़ी है? 5। तो अब इनका गुणा करेंगे, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो ऐसे ही 3 की पावर 2 का मतलब जितनी पावर होती है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। तो 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 है, मतलब 3 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे, जितनी पावर होती है। तो 3 तिया 9, उसके बाद में 5। तो अब गुणा करोगे जब आप, तो 16 निम्मा 144, 144 पंचे 720, तो गुणा करेंगे तो 16 निम्मा 144 और 144 पंचे 720, तो ये आ जाएगा लासा। अब इसी तरीके से उन्होंने कहा मासा निकालो। तो मासा के लिए क्या बताया? मासा के लिए बताया कि सबसे छोटी पावर आपको लेके चलनी है, सबसे छोटी पावर लेके चलनी है। तो देखो 2 की और दोनों में होनी चाहिए। मासा की कंडीशन ये है कि सबसे छोटी पावर लेके चलनी है और जो दोनों में होनी चाहिए। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में सबसे छोटी कौन सी पावर है? 2 की पावर 3। इसी प्रकार 3 की पावर 1 है यहाँ, और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में सबसे छोटी पावर कौन है? 3 की पावर 1 यानी 3। और यहाँ पे 5
और यहाँ पे 5 की पावर 0 मान लो, तो सबसे छोटी पावर 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मान 1, मतलब उसको नहीं लेते। तो दोनों में कॉमन हो तो उसी में छोटी पावर देखो आप, दूसरी तो देखनी ही नहीं है, तो दोनों में कॉमन 2 था, 3 था, तो इनमें छोटी पावर आप देख लो, बात समझ गए। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यानी जिस पे पावर हो, जिस पे पावर है उसी का गुणा करेंगे आपस में, जितनी पावर है उतनी बार। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये गुणा 3, तो ये आ जाएगा 8 3 24। तो समझ में आया हो?